वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इंटरनेशनल ब्रेक आ चुकी है और बार्सिलोना अपनी गेम्स तकरीबन 15 दिन के बाद खेलेगी। लेकिन इस वक्त कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रही है बारसा से रिलेटेड, जो मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रूर शेयर की जाए। उसमें बारसा और ओसासुना का जो गेम पोस्टपोन हुआ था, उसकी अब नई तारीख आ गई है, वो किस दिन खेला जाएगा। और उस गेम की वजह से बारसा का स्केड्यूल काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गया है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा कसाडो की इंजरी अपडेट वो मैं आपको बताऊंगा। लुइस दियाज के बारे में फैब्रिजियो ने क्या कहा है, वो क्या बार्सिलोना आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, वो आपको रिपोर्ट मैं आपको बताऊंगा। और उसके अलावा इसाक के बारे में कुछ न्यूज़ आ रही है और क्रिश्चियनसन की इंजरी अपडेट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो भाई, सबसे पहले बात करते हैं बारसा वर्सेस ओसासुना का जो गेम पोस्टपोन हुआ था, उसकी अब नई तारीख जो है इस वक्त आ गई है, वो है 27 मार्च। अब यार, ये 27 मार्च को लेकर बेसिकली बार्सिलोना ने जो है वो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि बार्सिलोना अपील करेगी। और साथ ही साथ ये भी न्यूज़ आ रही है कि ओसासुना भी इस डेट के साथ खुश नहीं है और दोनों क्लब्स जो है वो ला लीगा में जाकर अपील करेंगे कि इस तारीख को मैच ना कराया जाए, बल्कि इस गेम को किसी और दिन रखा जाए। स्पेशली बार्सिलोना को काफ़ी सारी जो है इस गेम से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक तो प्लेयर्स इंटरनेशनल ब्रेक के ऊपर होंगे, वहाँ से मैचेस खेलकर फटीग में होंगे। साथ ही साथ दो हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स राफिनिया और अरोहो इस गेम के लिए अवेलेबल भी नहीं होंगे, क्योंकि उनकी जो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग गेम्स चल रही होंगी ब्राज़ील और यूरुग्वे से, वो खेल रहे होंगे और वो इस गेम के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। कसाडो ऑलरेडी इंजर्ड हैं, तो बार्सिलोना के लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बारसा इसके लिए अपील करेगी कि यार इस गेम को किसी और दिन रखा जाए। फिलहाल जो स्पेनिश फेडरेशन कह रही है वो ये कह रही है कि भाई आगे चल के चैंपियंस लीग की भी गेम्स आ रही हैं, कोपा डेल रे की भी गेम्स आ रही हैं, तो हमारे पास कोई ऐसी तारीख नहीं है कि इस गेम को उन तारीखों में जो है शिफ्ट किया जाए, तो यही उनके लिए बेस्ट पॉसिबल तारीख है। देखो यार, बहुत ही मिसमैनेजमेंट है स्पेनिश लीग में। अभी रिसेंटली रियल मैड्रिड का जो गेम हुआ था विला रियल वाला, उन्होंने भी तकरीबन 2 दिन के बाद जो उन्होंने एटलेटिको वाला गेम खेला था, 120 मिनट का गेम खेलकर उनको 2 दिनों के बाद जो है वो विला रियल का गेम खिला दिया गया था। तो वहाँ पर भी कार्लो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि हमें अगर नेक्स्ट टाइम इस तरह की गेम दी गई तो हम लोग अपीयर ही नहीं होंगे ग्राउंड के अंदर। तो यार, मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह की मैनेजमेंट जो है वो ला लीगा की चल रही है। और बारसा अगर 27 को ओसासुना वाला गेम खेलती है तो उसके बाद बारसा का स्केड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। अब ये भैया प्लेयर्स हैं, इंसान है, मशीन तो नहीं है, और इसी वजह से प्लेयर्स को इंजरी भी होती है। स्पेशली आखिरी 1.5-2 महीने चल रहे हैं सीजन के, जहां पर बार्सिलोना सारे कंपटीशंस के लिए अलाइव है और वहां पर सारे कंपटीशन जीत भी सकती है। तो आप ऐसी सिचुएशन में स्पेशली अपनी टीम को आप यूएफा चैंपियंस लीग के लिए फ्रेश रखना चाहोगे एज अ स्पेनिश फेडरेशन, लेकिन आप पता नहीं क्या सोच रहे हो। अभी अगर 27 को बारसा गेम खेलती है तो उसके बाद अगला गेम बारसा का 30 मार्च को होगा जिरोना के अगेंस्ट, और फिर उसके बाद 2 अप्रैल को बारसा को उसके बाद खेलने एथलेटिको डी मैड्रिड को, मतलब 2 दिन के बाद एथलेटिको डी मैड्रिड के अगेंस्ट हमें खेलना है कोपा डेल रे का सेमीफाइनल सेकंड लेग। तो आप देखो कि किस तरह से जो है वो बार्सिलोना के प्लेयर्स रिकवर करेंगे गेम से और कैसे एथलेटिको वाला गेम खेलेंगे, जो कि बड़ा हाई प्रोफाइल गेम होगा। अभी पिछला गेम भी बड़ा टफ गेम हुआ था। उसके बाद फिर हमारा 32 वाला गेम है वो 5 तारीख को होगा। तो इतना टाइट शेड्यूल जो है वो हमारा होगा। इसमें हमारे प्लेयर्स भी पहली गेम में अवेलेबल नहीं होंगे, राफिनिया भी अवेलेबल नहीं होंगे, अरोहो भी नहीं होंगे। तो किस तरह से आप मैनेज करोगे? यहाँ पर ला लीगा भी दाव पे लगी हुई है, कोपा डेल रे भी दाव पे लगा हुआ है, और साथ ही साथ चैंपियंस लीग भी जो है वो दाव पे लग देगी अगर खुदा ना खास्ता कोई और प्लेयर भी इंजर्ड हो जाता है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरह से स्पेनिश फेडरेशन जो है वो चीज़ों को लेकर चल रही है। उसके अलावा यार, कसाडो के बारे में बात कर लेते हैं। कसाडो जो इंजरी कंसर्न्स थे, जो एथलेटिको गेम के बाद कहा जा रहा था कि उनको काफ़ी सीरियस इंजरी हुई है और उनको ऑपरेट करवाना पड़ेगा, लेकिन अभी अच्छी न्यूज़ ये आ रही है कि शायद उनको ऑपरेट नहीं कराना पड़ेगा। जिस लेवल की इंजरी कंसर्न्स थे वो उस लेवल पे नहीं हुए, लेकिन फिर भी एक तरह से हम ये बात कह सकते हैं कि कसाडो का जो सीज़न है वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। अगर बार्सिलोना सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है यूएफा चैंपियंस लीग के लिए, तो सेमीफाइनल तक तो वो अवेलेबल नहीं होंगे, और ये काफ़ी बड़ा डेंट है बारसा के लिए। देखो, अच्छी बात ये है कि फ्रैंकी डियोंग जो है वो इस वक्त डबल पिवट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारा स्क्वाड ऑलरेडी इतना ज़्यादा जो है वो हमारे पास ऑप्शंस नहीं है स्क्वाड के अंदर। तो ऐसी सिचुएशन में कसाडो का बेंच में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको स्केड्यूल बताया, तो ऐसे टफ स्केड्यूल के अंदर आपको प्लेयर्स को कहीं ना कहीं रेस्ट देना होता है। तो क्या होता है कि
अगर कसाडो अवेलेबल होते हैं तो किसी गेम में हम कसाडो को खिला लेते हैं, किसी में फ्रैंकी डियोंग को खिला लेते हैं। अब फ्रैंकी डियोंग का भी थोड़ा सा इशू ये कि कुछ बड़ी गेम्स के अंदर हमने रिसेंट ईयर्स में देखा कि वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो एक ऑप्शन होना ज़रूरी था। लेकिन अभी ये न्यूज़ आ रही है कि एरिक गार्सिया को अब जो है वो सीडीएम पोजीशन के ऊपर ट्राई किया जा सकता है, और हमने पिछली गेम में देखा भी अगेंस्ट एथलेटिको कि एरिक गार्सिया को जो है वो लेकर आया गया था कसाडो की जगह पर, और वो सीडीएम पोजीशन पे खेले थे क्योंकि वो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन उनकी काफ़ी अच्छी है, पासिंग उनकी काफ़ी अच्छी है, तो उनको भी वहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। तो एक अच्छी चीज़ ये कि एरिक गार्सिया, जिनको हम कह रहे थे कि यार इनको दूसरे क्लब में भेज दो पिछले सीजन के स्टार्ट में, तो अच्छी बात है कि एटलीस्ट वो अवेलेबल हैं और हमारे पास कुछ ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। उसके अलावा लुइस डियाज के बारे में फैब्रिज़ियो रोमानो ने ये रिपोर्ट दिया है कि वो बारसा को ज्वाइन करेंगे। अब देखो यार, यहाँ पर डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियन है। कुछ कहते हैं कि लुइस डियाज को आना चाहिए बारसा में, कुछ निको विलियम्स का नाम लेते हैं, कुछ लेओ का नाम लेते हैं जो एसी मिलान वाले प्लेयर हैं। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा, लेकिन ये कि लुइस डियाज काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और उनके बारे में जो रिकमेंडेशन आई है वो आई है फ्लिक की तरफ से, क्योंकि फ्लिक को वो काफ़ी पसंद है और वो लिवरपूल के प्लेयर हैं और लिवरपूल का सिस्टम कुछ हद तक जो है वो बारसा से मिलता जुलता भी है, तो वो उनके लिए अडॉप्टेबिलिटी ज़्यादा मुश्किल होगी नहीं। तो एक ये रीज़न भी हो सकती है। तो लुइस डियाज का नाम इस वक्त लिया जा रहा है और फैब्रिज़ियो ने ये रिपोर्ट किया है, तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन स्टिल आई बिलीव इट्स टू अर्ली, अभी हम इस चीज़ को जो है वो कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ना कुछ न्यूज़ तो चल ही रही होगी। और इसके साथ साथ इसाक के बारे में भी न्यूज़ आ रही है कि बार्सिलोना के स्काउट्स या बारसा की मैनेजमेंट के कुछ लोग अभी पिछला जो न्यूकासल का गेम था वो जाकर देख रहे थे और सिर्फ वो इसाक की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने गए थे, क्योंकि लपोर्ता को इसाक काफ़ी पसंद है। या टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इसाक बहुत पसंद है क्योंकि उनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, वो लेफ्ट साइड पर भी खेल सकते हैं। और अगर इन दोनों प्लेयर्स की बात की जाए, लुइस डियाज और इसाक की, तो मुझे लगता नहीं कि ये दोनों प्लेयर्स बार्सिलोना साइन कर सकती है, क्योंकि ये सब डिपेंड करेगा कि बारसा की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और बारसा के पास फंड्स कितने हैं। तो अगर इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को साइन करने की बात आएगी तो आई विल गो विद इसाक, क्योंकि अभी लेवेंडोस्की का सीजन जो है वो ठीक है, नंबर वाइज तो ठीक जा रहा है, लेकिन जिस तरह के चांसेस वो मिस कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमें एक स्ट्राइकर की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि किसी ना किसी हद तक हम लोगों ने यार विंग पोजीशन जो है हमारी इस सीज़न में है वो हमने टाइम निकाल ही लिया, लेकिन स्ट्राइकर के बगैर आप जो है वो अगले सीज़न में कम्पीट नहीं कर पाओगे। तो आई विल गो विद इसाक, लेकिन इनकी साइनिंग भी इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि न्यूकासल तकरीबन 150 मिलियन की डिमांड करेगी यहाँ पर। अब डिपेंड करता है कि अगर प्लेयर इंसिस्ट करेगा और वो थोड़ा निगोसिएशंस में आएगा तो फिर शायद उनकी प्राइस कम हो जाएगी और बारसा शायद उनको साइन कर सके। लेकिन लेट्स सी, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस वक्त चल रही है, तो मैंने सोचा वो भी आपके साथ शेयर की जाए। और इसके अलावा यार क्रिस्टियनसन के बारे में मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ कि क्रिस्टियनसन क्योंकि काफ़ी टाइम से इंजर्ड है, तकरीबन 4-5 महीने से वो इंजर्ड हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने ग्रुप को ज्वाइन किया था और दोबारा ट्रेनिंग के दौरान वो इंजर्ड हो गए थे। नेक्स्ट मंथ में वो दोबारा सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होंगे, वो दोबारा रिकवर कर जाएंगे। और क्योंकि वो भी थोड़े वर्सटाइल प्लेयर हैं तो उनको भी रोटेशन में यूज़ किया जा सकता है एज़ पर रिपोर्ट्स। उनको भी सेंटर बैक पोजीशन में भी यूज़ किया जा सकता है और उनको सीडीएम पोजीशन पे भी यूज़ किया जा सकता है। पिछले सीजन में आपको याद होगा कि जावी ने भी उनको सीडीएम पोजीशन में कुछ गेम्स खिलाई थी। अब वो कितने इफेक्टिव होंगे कितने नहीं, ये मैं नहीं जानता, क्योंकि फ्लिक के सिस्टम में अभी तक उनको ज़्यादा गेम्स खेलने को मिली नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास अगर बेंच के ऊपर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तो ये एक बड़ा अच्छा साइन रहता है, क्योंकि आप उन ऑप्शंस को डिफरेंट तरीके के साथ यूज़ कर सकते हो। तो ऑप्शंस होना हमेशा ज़रूरी है और इसीलिए कसाडो की इंजरी का जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ रहेगी बार्सिलोना के लिए, क्योंकि उनका सीज़न काफ़ी अच्छा गया, काफ़ी बड़ी गेम्स में वो खेले, हाफ स्पेसेस में बहुत अच्छे हैं, वो डिफेंसिव कवर बहुत अच्छा देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर फ्रैंकी डियोंग अच्छा नहीं खेल रहे होते या वो फटीग में आते हैं तो हमारे पास कसाडो का एक ऑप्शन हो सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हो गए। अब यही दुआ है कि जो अब इंटरनेशनल ब्रेक है यहाँ पर हमारे प्लेयर्स जो हैं वो सही सलामत वापस आ जाएं, कोई इंजरी का हमारा इशू ना हो। और जो आगे बड़ा टाइट स्केड्यूल आ रहा है, स्पेशली पहले 10 दिन जो अप्रैल के होंगे वो बहुत ही टफ होंगे बार्सिलोना के लिए। तो आई होप कि बार्सिलोना उनको अच्छे तरीके के साथ मैनेज कर पाए और बार्सिलोना पोटेंशियली जो इस सीज़न में ट्रैवल के लिए एक नज़र लगाकर बैठी हुई, आई होप हम लोग उसको अचीव कर सकें। तो यार ये थी अब तक की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।